बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, contemporary approaches. As we have seen, many elements of the earlier approaches to management theory continue to influence how managers manage. Most of these earlier approaches focused on managers' concern inside the organization. ठीक है, इससे पहले जितनी भी अप्रोचेस पढ़ी हैं उसमें मैनेजर का कंसर्न था कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा. स्टार्टिंग in the 1960s, management researchers began to look at what was happening in the external environment outside the boundaries of the organization. Two contemporary management perspectives, system and contingency, are part of this approach. ठीक है, तो 60s में फिर ये स्टार्ट हुआ कि उन्होंने कहा कि बाहर क्या हो रहा है और उससे भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होती है. पहले कंसर्न ये था कि वट टाइप ऑफ डिसीजन वी टेक, वट टाइप ऑफ स्किल्स, वट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, वट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं. लेकिन बाद में फिर 1960s में ये स्टार्ट हुआ कि नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है. सिस्टम थ्योरी इज़ बेसिक थ्योरी इन द फिजिकल साइंस बट हैड नेवर बीन अप्लाइड टू द ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट्स. In 1938, Chester Bernard, a telephone company executive, first wrote in his book The Functions of an Executive that an organization functions as a cooperative system. ये देखिए 1938 की बात है. However, it was until the 1960s that management researchers began to look more carefully at system theory and how it related to the organization. तो 1960s में आके almost यानी कि 20 years के बाद उन्होंने इस पे फोकस करना शुरू किया, केयरफुली इसको देखना शुरू किया. A system is a set of interrelated and independent parts arranged in a manner that produces a unified whole. अब यानी कोई एक सिस्टम है, अब एक ग्लास बना रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो वो एक सिस्टम पूरा होगा ना, एक फैक्ट्री होगी जिसके अंदर मशीन्स होंगी और इंटररिलेटेड पार्ट्स होंगे और उनसे प्रोड्यूस होके एक ही तरह के ग्लास, यूनिफाइड होल के तौर पे एक ही तरह के ग्लास निकलेंगे. ठीक है, और वो जो प्रोडक्ट निकलेगी, जैसे एक गिलास बना रहे हैं या एक टेबल बना रहे हैं, कोई भी, वो एक यूनिफाइड होल के तौर पे निकलेगी. ठीक है ना, फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे. और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप रिपीटेडली वो बनाते रहेंगे. द टू बेसिक टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर क्लोज्ड एंड ओपन. क्लोज सिस्टम्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय and do not interact with their environment. In contrast, open systems are influenced by and do interact with their environment. Today when we describe organization as system, we mean open system. अच्छा, क्लोज सिस्टम आप समझें कि कॉफ़ी का एक मग है और उसके ऊपर लिड है, कवर है. आप कवर बंद कर देंगे तो दैट विल बिकम अ क्लोज्ड सिस्टम. आप वो लिड ओपन कर दें, नाउ क्या होगा कि वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो गए, ओपन हो गया है. तो अब ये क्या होगा, ये ओपन सिस्टम हो जाएगा. तो ऑर्गेनाइजेशंस में जिस तरह ब्यूरोक्रेसीज हैं या मोनोपोलीज हैं, ये क्लोज सिस्टम है. लेकिन आजकल की ऑर्गेनाइजेशन जनरली जो हम बात करते हैं, दे आर ओपन सिस्टम. वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट भी करती हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ वहाँ से रिसोर्स भी लेती हैं. Exhibit MH7 show the diagram of an organization for an open system perspective. As you can see, an organization takes in input resources from the environment and transfers the process these resources into outputs that are distributed into the environment. यानी कि आप कोई भी चीज़ें, फ़ैन है तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, जो स्टील है या जो भी आयरन है, ये आप कहाँ से लेंगे, ये इन्वायरमेंट से लेंगे रॉ मटेरियल. और सिस्टम जो है वो उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट करेगा एज ए प्रोडक्ट, जो कि अगेन हमारे इन्वायरमेंट में जाएगी. द ऑर्गेनाइजेशन ओपन टू एंड इंटरेक्ट्स विद दिस इन्वायरमेंट. ये वो आ गया है जी, ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम. देखिए, इनपुट जो है ये भी इन्वायरमेंट से लेनी है, रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा. फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेगी. एम्प्लॉयज़ वर्क एक्टिविटीज़, यानी लोग काम करेंगे, उसको एक शेप देंगे, प्रोडक्ट की शेप में लेंगे. मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, ज़ाहिर डिसीजंस होंगे. टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन मेथड्स, ये सारे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है. और फिर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी, चाहे मोबाइल है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो फ़ैन है, कुछ भी है, तो वो क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इंफॉर्मेशन, ह्यूमन रिजल्ट्स. ठीक है ना, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस आपका, प्रोडक्ट एंड सर्विस जो भी वो बनाएगी, इंफॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स, रिजल्ट्स. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आउटपुट करती है इन्वायरमेंट को ही. तो ये इसलिए इसको ओपन सिस्टम कहते हैं कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती है, इनपुट भी वहीं से लेती है, आउटपुट भी उसी को देती है. How does the system approach contribute to our understanding of management? Researchers imagined operations as complex system comprised of many components including individual, group, structure, goal, status and authority, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है और ये कम्प्लेक्स सिस्टम होता है.
लोग भी हैं, मशीनरी भी है, लोगों के अंदर फिर ग्रुप्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई डिप्टी मैनेजर है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, स्टेटस अथॉरिटी हर एक लेवल की है, ठीक है। ये कम्प्लेक्स सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन जो है। What this mean is that as manager coordinate work activities in the various parts of the organization, they ensure that all these parts are working together so the organization goals can be achieved। और जब ये सारी चीज़ें इकट्ठा एक यूनिफाइड फॉर्म में, एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, इंटीग्रेटेडली सारा कुछ करेंगी, तो फिर यह है ना ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे और अपना अपना जो भी टास्क है उसको प्रॉपरली कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, the system approach recognizes that no matter how efficient the production department, the marketing department must anticipate changes in customer taste and work with the product development department in creating product customers want, or the organization overall performance will suffer। कि जितना भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कस्टमर की नीड्स और वांट्स चेंज तो नहीं हो रही, उसका टेस्ट चेंज तो नहीं हो रहा, उसका जो परचेजिंग पैटर्न है चेंज तो नहीं हो गए, कंजम्पशन पैटर्न चेंज तो नहीं हो रहे, ठीक है। तो उसके ऊपर आप नज़र रखेंगे, तब फिर आप अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ इंटीग्रेट होके उसके साथ उसको जो भी चीज़ है उसकी प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स अपने प्रोडक्ट में डालेंगे जो भी कस्टमर की डिमांड है, तो तब अदरवाइज़ फिर ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करेगी। जो लोग नहीं रखते, इन्वायरमेंट के साथ टच नहीं रहते, प्रोएक्टिव नहीं रहते, वो फिर सफ़र करते हैं। हाउ रेलेवेंट इज़ द सिस्टम approach to management? Quite relevant। Consider for example a shift manager at a Starbucks restaurant who must coordinate the work of employees filling customer order at the front counter and the drive-through windows, direct the delivery and unloading of food supplies and address any customer concern that comes up। तो एक सिस्टम जो है, सिस्टम रो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक मैनेजर ने देखें उसने कितने काम करने हैं, जो भी मैनेजर होगा वहाँ पे कस्टमर जो डील कर रहे हैं उनको देखना होगा, सप्लाईज जो आ रही है उनको देखना है, कस्टमर की कोई प्रॉब्लम आ रही है देखना है, एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेट, हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी। दिस मैनेजर मैनेजेस ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम सो दैट द रेस्टोरेंट मीट्स इट्स डेली सेल्स गोल्स। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को, जो रेस्टोरेंट है उस पूरे सिस्टम को मैनेज करना जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो नहीं करेगा तो डेली जो गोल्स हैं सेल्स के और वो ठीक नहीं आ गए, या अगर सेल्स हो भी रही है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, डिक्रीज़ होगी और रिजल्टेंटली फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल्स भी कम हो जाएगी। द अर्ली मैनेजमेंट थियरिस्ट came up with management principles that generally assumed to be universally applicable. Later research found exceptions to many of these principles. For example, division of labor is a valuable and widely used, but job can also be can become too specialized। देखिए पहले जो था कि वो यूनिवर्सल अप्रोचेस थी, लेकिन अब वो ये भी होता है कि वन साइज़ फिट ऑल वाला हिसाब, कि ऐसा नहीं है। हर एक सिचुएशन डिफरेंट है और एक ही जो रूल है या प्रिंसिपल है वो आप हर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वरना तो फिर सक्सेस जो है, फ़र्ज़ करें सक्सेस है बिज़नेस की, उसका एक रूल होता और वही रूल आप हर कंपनी पे लगाएं और हर कंपनी सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं है। तो सिचुएशन डिफरेंट होती है और हर सिचुएशन की डिफरेंट डिमांड है। लेकिन अर्ली थ्योरिस्ट जो थे वो जनरलाइज उन्होंने किया हुआ था। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर जो है कि जी कोई एक बंदा एक काम कर रहा है, फ़र्ज़ करें लैपटॉप है तो कोई कीबोर्ड बना रहा है, कोई फ़र्ज़ करें स्क्रीन पे काम कर रहा है कुछ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने पीछे पढ़ा भी है जॉब रोटेशन का कि इस तरह बहुत ज़्यादा टू स्पेशलाइज्ड हो जाता है। ठीक है ना, तो रोटेशन भी ज़रूरी है, उसके अलग से उसकी रीजंस हैं, कॉजेज़ है कि क्यों रोटेट करना है, हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी इज कंसिडरेबल डिजायरेबल इन मैनी सिचुएशन बट इन अदर का सर्कमस्टांसेस द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आर मोर इफेक्टिव। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा भी है, लेकिन कुछ जगह पे नहीं भी है। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी बेस्ड ऑन सिंपलिस्टिक प्रिंसिपल्स टू बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशन। डिफरेंट एंड चेंजिंग सिचुएशन रिक्वायर मैनेजर्स टू यूज़ डिफरेंट अप्रोचेज एंड टेक्निक्स। तो असल बात यही है कि डिफरेंट सिचुएशन होती है और हर सिचुएशन में डिफरेंट टेक्निक जो है वो यूज़ हो सकती है, रिपीट भी हो सकती है, कोई एक ही तरीका जो है वो काम भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। आप ह्यूमन बींग से डील कर रहे हैं ना, तो ह्यूमन बींग्स हर एक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। किसी की रिक्वायरमेंट पैसा होगा कि मेरी पे हो या मुझे बोनस मिले, किसी की रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे शाबाश अच्छी दें कि मैंने काम अच्छा किया है, मुझे सर्टिफिकेट दें, मुझे रिकगनाइज़ किया जाए, किसी का कुछ होगा, किसी। The contingency approach, sometimes called the situational approach, says that organizations are different, face different situation, contingencies and require different ways of managing। तो ये बड़ा एक नेचुरल बात है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक ही इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, एक ही एलसीडी
ये फ़ैन बनाने वाली इंडस्ट्री है, कंप्यूटर बनाना, एक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं और हर सिचुएशन, हर कंपनी की उसी इंडस्ट्री के अंदर सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसका कल्चर डिफरेंट है, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट डिफरेंट है, कहीं ना कहीं तो डिफरेंशिएट उसने किया ना, या क्वालिटी अच्छी है या वैसे कॉस्ट अच्छी है. A good way to describe contingency is if then. If this is the way my situation is, then this is the best way for me to manage in this situation. It is intuitively logical because organizations and even units within the same organization differ in size, goals, work, activities and the like. यानी ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है, उसके अंदर जो यूनिट्स है लाइक मैनेजमेंट ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, हर चीज़ है, फाइनेंस है, तो वो उनके गोल डिफरेंट हैं. फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो कॉस्ट रिड्यूस करने के पीछे लगा होता है, सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स इंक्रीज़ करके प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के उसमें होता है. तो डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट होता है ना चीज़ें, तो उस हिसाब से एक्टिविटी करनी होती है. इट वुड बी सरप्राइजिंग टू फाइंड universally applicable management rules that would work in all situations, but of course it is one thing to say that the way to manage depends upon situation and another to say that the situation what situation is. तो ये सोल्यूशन जो है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ सिचुएशन, लेकिन सिचुएशन खुद क्या है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है देखना. मैनेजमेंट रिसर्चर्स कंटिन्यू वर्किंग टू आइडेंटिफाई दीज सिचुएशनल वेरिएबल्स. ठीक है. Exhibit MH18 describes 4 popular contingency variable. Although the list is by no means comprehensive, more than 100 different variables have been identified. It represents those most widely used and give you an idea of what we mean by the contingency variable. The primary value of the contingency approach is that it stresses that there are no simplistic or universal rules for managers to follow. ठीक है, प्राइमरी जो उसका है कि कोई ऐसे रूल्स यूनिवर्सल रूल नहीं कि वो आप फॉलो करें हर सिचुएशन पे फिट आ जाए. तो नेक्स्ट स्लाइड में उसने बताया कि 4 पॉपुलर वेरिएबल है जो कि वो कहते हैं जी मोर देन 100 हैं, लेकिन हम 4 जो मेजर हैं वो आपको डिस्कस कर रहे हैं. कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन साइज, एज साइज इंक्रीज सो डू द प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. जितना बड़ा साइज़ होगा, अगर एक कंपनी में 10 लोग हैं तो उसकी कोऑर्डिनेशन इतना मसला नहीं है, एक बॉस डायरेक्टली सबसे डील कर रहा है सोल प्रॉफिट पे. लेकिन एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज़ हैं, 10 ऑफिस हैं, हर सिटी में एक ऑफिस है मेजर सिटी में, तो उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. फॉर इंस्टेंस द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 50,000 एम्प्लॉइज इज लाइकली टू बी इनएफिशिएंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 50 एम्प्लॉइज. ठीक है, वही जो साइज़ बढ़ेगा तो फिर डिफरेंट है चीज़ें, साइज़ कम होगा तो डिफरेंट. रूटीननेस ऑफ द टास्क टेक्नोलॉजी टू अचीव इट्स पर्पज एंड ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टेक्नोलॉजी. ठीक है, रूटीन टेक्नोलॉजीज रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, लीडरशिप स्टाइल्स एंड कंट्रोल सिस्टम दैट डिफर फ्राम दोज रिक्वायर्ड बाय कस्टमाइज्ड और नॉन रूटीन टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो रूटीन टेक्नोलॉजीज और नॉन रूटीन टेक्नोलॉजीज का अपना डिफरेंस है. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर, इसका लीडरशिप स्टाइल, इसकी मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट है, और नॉन रूटीन टेक्नोलॉजी की टोटली डिफरेंट है कस्टमाइज की. रूटीन वर्क डिफरेंट होता है, नॉन रूटीन वर्क डिफरेंट होता है. और उसकी जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई एक लाइक ये फ़ैन है, 3 इसके विंग्स हैं और आप बना रहे हैं. अब 3 परों वाला पंखा आप बन रहे हैं और एक रूटीन में एक टेक्नोलॉजी बना रही है, आपने एक 10 चाहिए, 4 पर चाहिए उसके. अब ये नॉन रूटीन हो गया, कस्टमाइज़ हो गया, इसका टोटली डिफरेंट होगा. कस्टमाइज चीज़ है, एक चेयर है, आप एक रूटीन में बन रही है कि स्टाइल से, एक ही मशीनरी से, एक ही तरह का, वो आसान है, लेकिन उसी में कुछ थोड़ी सी चेंजेस आप कर दें, डिफरेंट कर दें, 2-4 सिर्फ पीस अलग से बनाने के लिए कस्टमाइज़, तो वो नॉन रूटीन हो जाएगा. उसकी मैनेजमेंट हिसाब टोटली डिफरेंट है. Environmental uncertainty, the degree of uncertainty caused by the environmental changes influence the management process. ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी होती है और चीज़ें चेंज, आप देखें ना कोविड आ गया, टोटली हर चीज़ चेंज हो गई, कोई यानी बहुत बड़े लेवल, मैस लेवल पे हुआ. व्हाट वर्क्स बेस्ट इज a stable and predictable environment may be totally inappropriate in rapidly changing and unpredictable environment. तो जहाँ यानी जो एक स्टेबल इन्वायरमेंट है, इकॉनमी के हिसाब से देख लें, पाकिस्तान में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है. हर 3-4 साल बाद, 5 साल बाद गवर्नमेंट बदलती है, नई गवर्नमेंट आती है, उसकी टोटली डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं. हर चीज़ थी, नवाज शरीफ की जो पॉलिसीज़ थी वो इमरान खान की नहीं है या जरदारी साहब की नहीं थी. तो जिन इकॉनमीज़ में स्टेबिलिटी है वहाँ तो प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट है, वहाँ तो चीज़ें बड़ी स्मूथली चलती हैं. लेकिन नॉन प्रेडिक्टेबल होने में फिर प्रॉब्लम यह है कि कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं चलती, शॉर्ट टर्म होती है हर चीज़, क्योंकि बिजनेस को भी पता होता है कि ये 3-4 साल है, नेक्स्ट टाइम पता नहीं क्या पॉलिसीज़ हो, तो लॉन्ग टर्म का बड़ी प्रॉब्लम है. इंडिविजुअल्स डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर डिज़ायर फॉर ग्रोथ, autonomy, tolerance of ambiguity and expectation. These and other individual differences are particularly important when managers select motivation techniques, leadership style and job design.
ठीक है। तो ये तो बड़ी एक मेन चीज़ है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। मैंने पहले बताया किसी को पैसों से होगा, किसी को होगा जी मेरा ये जो टाइटल है वो इंक्रीज़ हो, मैं मसलन फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर हूँ, डायरेक्टर हूँ, ऊपर जाऊँ। किसी को होगा कि जी मेरा जो है वो एक्सपेक्टेशन डिफर, किसी को होगा जी मेरी शाबाश, मैंने जैसे पहले बताया सर्टिफिकेट मिलने चाहिए जी अच्छे एम्प्लॉय के। और ये इन चीज़ों से होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों की बेस पे जो मैनेजर है उसने टेक्निक्स, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल और जॉब डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होनी है। जी, थैंक यू।